तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ शुरुआत कर रहे हैं उसकी। तो शुरुआत हम करते हैं इसके सामान्य अध्ययन से। इसके अंतर्गत आने वाली जो बातें हैं, इसके जो विशिष्ट तथ्य है उसको हम जानने हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति यह एक क्या ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है, किस कोटि के अंतर्गत आता है और क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसके साथ साथ इसका क्या महत्व है, इसके अंदर क्या वर्णन किया गया है और इसके जो रचयिता हैं जिनके नाम के आधार पर यह जाना जाता है वह क्या महत्व रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की। याज्ञवल्क्य स्मृति हमारे कोर्स में भी है और कोर्स में होने के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र ग्रंथों में ये माना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लीजिए अपनी पेन और कलम अपनी उठाइए और शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, कहते हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति। अब आपको पहले बता दूं कि याज्ञवल्क्य स्मृति मूल रूप से एक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों? एक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है और धर्मशास्त्र की ही परंपरा के आधार पर यह हिंदू धर्मशास्त्र का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, देखो हमारे जो ग्रंथ हैं दो प्रकार की श्रेणियों में विभाजित हैं। जो एक तो कहलाते हैं श्रुति परंपरा और एक कहलाते हैं स्मृति परंपरा। श्रुति परंपरा के आधार पर हम मूल रूप से उन ग्रंथों को रखते हैं जिन्हें हम वेदों के नाम से जानते हैं। स्मृति परंपरा के अंतर्गत हम उन ग्रंथों को रखते हैं जो धर्मशास्त्र विषयक होते हैं, ठीक है, और अन्य पुराण विषयक सामग्री जिनमें वर्णित होती है। तो उन्हीं के अंतर्गत पुराण धर्मशास्त्र आते हैं। तो स्मृति शास्त्रों के अंतर्गत आने वाली इस परंपरा का ही एक पार्ट है धर्मशास्त्रीय परंपरा, और उसी के अंतर्गत याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हिंदू धर्मशास्त्रीय परंपरा का भी यह अभिन्न अंग है। कहा गया है, चूंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र हमने पढ़ लिया है, उसी कौटिल्य अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत जो वर्णित सामग्री है उस सामग्री से भी याज्ञवल्क्य ने अर्थशास्त्र का विशेष साम्य पाया जाता है। अर्थात जो चीजें कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वर्णित की है लगभग उसी की समानता और उसी सामग्री को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि याज्ञवल्क्य की इस स्मृति के अंतर्गत भी उसी सामग्री या उसी विषय वस्तु का वर्णन यहाँ पर साम्यता रखता है। याज्ञवल्क्य स्मृति को अपनी तरह की सबसे अच्छी और व्यवस्थित रचना माना जाता है। अब इस अच्छी और व्यवस्थित रचना मानने का कारण क्यों है? क्योंकि हम आगे देखेंगे कि यह 3 प्रकार के जो कांड हैं या अध्याय हैं उनमें विभक्त की गई है और विषयवार उनमें क्या किया गया है, हर विषय का वर्णन किया गया है। चाहे वह हमारी संस्कृति हो, चाहे वह हमारे संस्कार हो, चाहे वह किसी के स्वधर्मों का वर्णन हो, वह विषयवार और प्रकरणवार और बिल्कुल तर्क संगत करके व्यवस्था के रूप में एक वर्णित किया गया है। तो एक बहुत अच्छी और व्यवस्थित रचना इसे माना जाता है। इसकी विषय निरूपण और पद्धति अत्यंत सुग्रंथित है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जब हम तीनों अध्यायों का अध्ययन यहाँ करेंगे और मेन अध्याय जो है हमारा जिसका हमें अध्ययन करना है, जो हमारे कोर्स में भी उसका हम अध्ययन करेंगे, तो पाएंगे कि क्रमशः क्या एक एक टॉपिक का करने के उपरांत वे अन्य टॉपिक पर जाते हैं। यानी क्रम का पूरा ध्यान रखते हुए, व्यवस्था का ध्यान रखते हुए हर विषय का बारीकी से निरूपण किया गया है और यह पद्धति बहुत अच्छी निरूपण पद्धति के अंतर्गत आती है, इसलिए इसे एक सुग्रंथित ग्रंथ भी माना गया है। ठीक है, तो इस स्मृति ग्रंथ को हम यहाँ पर हम देख रहे हैं। कहा गया है, जिस तरह मानव धर्मशास्त्र की रचना प्राचीन धर्मसूत्र युग की सामग्री से हुई है, ऐसे ही याज्ञवल्क्य स्मृति में भी प्राचीन सामग्री का उपयोग करते सामग्री को स्थान दिया गया है। काने एक आलोचक थे। उन आलोचक का मत है कि इसकी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इनकी समय सीमा का वर्णन कर रहे हैं कि काने का मत है कि इनकी जो रचना है इस ग्रंथ की वह लगभग विक्रमपुर की पहली शती से लेकर तीसरी शती के बीच में हुई है। यह उनका मत माना जाता है और लगभग यह जो मत है सभी के जो अन्य आलोचक हैं उनमें यह सर्वमान्य भी माना जाता है। हालांकि इसमें भी कई भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस मत को क्या है उल्लेखित किया जाता है क्योंकि ये जो मत है यह अंतः साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया गया है। अतः इनकी जो रचना काल है या जो समय सीमा है इस ग्रंथ की या स्मृति शास्त्र की, वो लगभग विक्रम पूर्व के पहली शती से लेकर तीसरी शती के बीच में इसका निर्धारण किया गया है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो हमारे लिए ये जरूरी है क्योंकि यह एक प्रमाणित, इसमें अंतर साक्ष्यों का प्रमाण लिया गया है काणे महोदय के द्वारा, जिसे यहाँ प्रमाणित करने में सहायता होती है। आगे देखते हैं बच्चों, कहते हैं इस स्मृति शास्त्र का मूल रूप से, यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस
स्मृति शास्त्र का किस श्रुति शास्त्र से अर्थात किस वेद से, किस वेदीय परंपरा से यहाँ संबंध है, तो कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा है बच्चों, तो कहते हैं इस स्मृति शास्त्र का संबंध शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से लिया गया है। जो कि यजुर्वेद का हम ध्यान रखते हैं कि यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है, एक कृष्ण परंपरा के अंतर्गत और एक शुक्ल परंपरा के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर यजुर्वेद की शुक्ल परंपरा से संबंधित यह जो स्मृति शास्त्र है माना गया है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में ही कहा गया है कि सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का प्रयोग यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी यह एक विषय का वर्णन कर दिया गया। हालांकि और भी हम तथ्य पढ़ेंगे जहाँ पर यह बातें जो होगी कि इसमें क्या क्या वर्णित है या क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं यहाँ आए हैं, पर ये सर्वप्रथम क्या है, महिलाओं की संपत्ति के अधिकार का प्रयोग इसमें ही वर्णित किया गया है। बात करें हम यहाँ श्लोकों की, तो कहते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति में कुल 1009 श्लोक है। देखिए यहाँ पर टीकाएं जो प्राप्त होती है विश्वरूप महोदय की, इसी के साथ साथ विज्ञानेश्वर महोदय की भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इन दोनों की टीकाओं में जो श्लोकों का अंतर है वो अलग अलग है। यहाँ लगभग विश्वरूप के मत अनुसार 1003 कुल श्लोक हैं वो माने गए हैं, जबकि विज्ञानेश्वर महोदय के अनुसार 1009 श्लोकों की परिगणना की गई है। तो यदि क्वेश्चन आपका 1003 और 1009 में आपको डाउट आता है तो यहाँ पर ध्यान कीजिए, ऑप्शन में आपका दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अधिकतर जो है 1009, क्योंकि विज्ञानेश्वर की जो टीका है वो सर्वमान्य मानी गई है, या कह सकते हैं ज्यादा प्रसिद्ध है। तो लगभग जो ग्रंथ होते हैं उनमें 1009 भी मिलता है। और यदि नहीं होता है तो आपको 1003 श्लोकों का वर्णन आपको यहाँ पर बताया गया है कि इसमें 1003 श्लोक हैं। ये सभी श्लोक अनुष्टुप छंद में वर्णित है। अनुष्टुप छंद वही है जो बच्चों जो रामायण आदि का जो मूल है वह अनुष्टुप छंद है, तो वही अनुष्टुप छंद है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो 1003 श्लोक हैं अथवा 1009 श्लोक हैं वो कौन से छंद में वर्णित हैं, तो कहा गया है ये सभी अनुष्टुप छंद में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोकों की संख्या आपको देखनी है, कौन सी परंपरा से ये संबंध रखता है यह आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने टीका की बात करी थी, तो कहते हैं कि इसकी जो प्रसिद्ध टीकाएं हैं उनको भी हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी प्रसिद्ध टीकाएं हैं। तो सबसे पहले हम विश्वरूप की ही बात कर रहे थे, तो कहते हैं विश्वरूप की जो टीका है उस टीका का नाम बाल क्रीड़ा है। यानी विश्व में इस बाल क्रीड़ा इस टीका का है जो है महत्व तो बहुत अधिक रहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि विश्वरूप की इस टीका का नाम क्या है, बाल क्रीड़ा। यह इसकी समय सीमा है जो मानी जाती है, लगभग इस समय इस टीका का निर्माण किया गया था। वहीं जब विश्वरूप के बाद बात करते हैं तो अपराग जो आते हैं इनकी टीका का नाम याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र निबंध है, जो लगभग 12वीं शती के संबंध या उस टाइम की बात मानी जाती है कि जब इस टीका का निर्माण हुआ था। तो अपरार की टीका भी काफी प्रसिद्ध है। यदि हम सर्वप्रसिद्ध टीका की बात करें तो वहां विज्ञानेश्वर जो महोदय हैं उनकी टीका है मिताक्षरा। इसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ अधिकतर मिलान का क्वेश्चन बना लिया जाता है कि विज्ञानेश्वर की कौन सी टीका है या अपरार की कौन सी टीका है, या सीधे सीधे भी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि विज्ञानेश्वर जो है उनकी टीका का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिताक्षरा टीका है वो किसकी है, विज्ञानेश्वर की। तो विश्वरूप की बाल क्रीड़ा, अपरार की याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र निबंध और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका जो है लगभग 11वीं शताब्दी की बात है। यह 12वीं शती में आती है और यह लगभग 9वीं शताब्दी के जो है उस समय रचित मानी जाती है। कहा गया है मिताक्षरा जो टीका है वह हिंदू धर्मशास्त्र के विषय में भारतीय न्यायालयों में प्रमाण के रूप में भी प्रसिद्ध की जाती है। क्योंकि जब हम यहाँ पर अब इसका याज्ञवल्क्य स्मृति का जो दूसरा अध्याय है व्यवहार अध्याय वो पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि किस प्रकार भारतीय न्यायालय की व्यवस्था और उसके अंतर्गत आने वाले जो तथ्य हैं उनका समावेश इसके अंतर्गत किया गया है। इसीलिए यहाँ पर भारतीय न्यायालयों में भी यह प्रमाण रूप में क्यों उपस्थित की जाती है। यहाँ मिताक्षरा टीका के अंतर्गत बहुत ही सरल और ग्रंथित भाषा के अंतर्गत सभी तथ्यों को पेश किया गया है। ठीक है, तो यह 3 प्रमुख टीकाएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि विश्वरूप की टीका बाल क्रीड़ा है, अपराग की टीका याज्ञवल्क्य स्मृति और धर्मशास्त्र निबंध है, इसी प्रकार विज्ञानेश्वर की टीका मिताक्षरा है। ठीक है, तो इन टीकाओं को अच्छे से याद कर लेना है। अब हम स्मृति शास्त्र जो ग्रंथ है हमारा कौन सा, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके अध्यायों की बात करें। चलिए, इसके अध्यायों की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति के जो मूल रचयिता हैं वे कौन हैं। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के मूल रचयिता या जिनके नाम से ये जाना जाता है
वो क्या है, ऋषि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, वे ऋषि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य को किसका अनुज माना जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और कि इनके गुरु कौन थे और इनके पिता कौन थे, तो कहा जाता है इनके रचयिता, क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता याज्ञवल्क्य हैं, इनके गुरु वैशंपायन को माना जाता है। किनको माना जाता है, वैशंपायन को माना जाता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या है। तो यदि इनके गुरु का नाम पूछा जाता है तो इनके गुरु का नाम वैशंपायन है। ठीक है, तो ये कौन हुआ करते थे, इनके गुरु हुआ करते। वहीं याज्ञवल्क्य के पिता की अगर हम बात करें तो वाजस्नेयी जो होते थे, ठीक है, वाजस्नेयी जो होते थे, ठीक है, वो इनके पिता होते थे, जिनको देवरात के नाम से भी जाना जाता था, ये इनके पिता हुआ करते थे। तो ये दो प्रमुख फैक्ट हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं कि इनके गुरु का नाम क्या है और ये इनके पिता का नाम क्या है। ठीक है, अब चूंकि रचयिता याज्ञवल्क्य स्मृति के हमने देख लिया है, इसी के साथ हम देख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वह 3 कांडों में विभाजित है। 3 कांडों के लिए अगर हम बात करें तो 3 अध्यायों की भी हम बात कर सकते हैं कि मूल रूप से 3 अध्यायों में इसका विभाजन किया गया है। यहाँ पहले अध्याय को हम आचार आचरण के आधार पर या कह सकते हैं कि आचार अध्याय, इस प्रकार भी हम कह सकते हैं, क्योंकि नामकरण कुछ इसी प्रकार किया गया है, आचार अध्याय। दूसरा अध्याय व्यवहार अध्याय है के नाम से जाना जाता है, और जो तीसरा अध्याय है वह प्रायश्चित अध्याय के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुल प्रकरणों की बात करें तो हर अध्याय के अंतर्गत प्रकरणों की संख्या अलग है। जैसे आचार अध्याय के अंतर्गत 13 प्रकरण है, ठीक है, व्यवहार अध्याय के अंतर्गत 25 प्रकरण है और प्रायश्चित अध्याय के अंतर्गत 6 प्रकरण है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे कितने प्रकरण होते हैं, यहाँ हमारे 44 प्रकरण होते हैं। कितने प्रकरण होते हैं, तो याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत कुल प्रकरणों की संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी होगी बच्चों, 44 होगी। वहीं यदि प्रत्येक अध्यायवार यदि इनके प्रकरणों की संख्या पूछी जाए तो कहा जाएगा कि आचार अध्याय में 13 प्रकरण है, उसी प्रकार व्यवहार अध्याय में 25 प्रकरण है, प्रायश्चित अध्याय में 6 प्रकरण है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर याज्ञवल्क्य स्मृति में 44 प्रकरणों की हम बात करेंगे। यही वही श्लोकों की बात जब मैंने की थी कुल कितने श्लोक हैं, तो यदि हम वैश्वरूप की बात करें तो 1003 माने जाते हैं, और विज्ञानेश्वर की बात करें तो कुछ 1009 श्लोक माने जाते हैं। तो ये तथ्य होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, इन फैक्ट्स को सीधे सीधे याद करना पड़ता है, क्योंकि क्या है परीक्षा में सामान्य अध्ययन के रूप में यह पूछ लिया जाता है कि क्या प्रकरण है और कितने श्लोक हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 3 अध्यायों में विभक्त हैं, प्रत्येक अध्याय के प्रकरण और कुल प्रकरणों की संख्या आपको याद होनी चाहिए। इसी प्रकार कुल श्लोक कितने हैं और किसके मत में कितने श्लोक हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए एक बार अब देख लेते हैं कि आचार अध्याय के अंतर्गत वो जो 13 प्रकरण है वो कौन कौन से हैं। तो इनका एक बार सरसरी दृष्टि से इनके हम क्या करते हैं, इनके नाम देख लेते हैं। जैसा हमने कहा आचार कांड या आचार अध्याय है, उसमें प्रकरणों की संख्या कितनी है बच्चों, 13। सबसे पहले जैसे उपोद्घात प्रकरण है, ब्रह्मचारी प्रकरण, विवाह प्रकरण, वर्ण जाति विवेक प्रकरण, गृहस्थ प्रकरण, भक्ष्य प्रकरण, द्रव्य शुद्ध प्रकरण, दान प्रकरण, श्राद्ध प्रकरण, स्नातवाह प्रकरण, गणपति कल्प प्रकरणम, गृह शांति प्रकरणम और राजधर्म प्रकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो संस्कार हैं, ठीक है, हमारे जो आश्रम है, हमारी जो संस्कृति है, उसका पूर्ण रूप से इस आचार अध्याय के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि किस प्रकार हमारी संस्कृति के आधार मानकर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारा वर्णित किया है। हर एक फैक्ट को अच्छी तरह से यहाँ पर वर्णित किया गया है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है कि आचार अध्याय में 13 प्रकरण है और यह 13 प्रकरण है। यदि क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इनमें से कौन सा प्रकरण इस आचार अध्याय में नहीं है, तो सामान्य अध्ययन की दृष्टि से यहाँ प्रश्न बन सकता है। तो आपको इन 13 प्रकरणों के नाम याद होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं व्यवहार अध्याय की, जिसे व्यवहार कांड के नाम से भी आप समझ सकते हैं। इसमें मैंने जैसे बताया कि कुल इसमें 25 प्रकरण है। कितने प्रकरण है, 25। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसी प्रकरण का हमें विशिष्ट अध्ययन भी करना है। विशिष्ट अध्ययन का तात्पर्य है कि हमें हर प्रकरण के अंतर्गत आने वाली मूल बातें और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका हमें अध्ययन अवश्य तौर पर और विशिष्ट तौर पर और बिल्कुल गहन तौर पर करना है, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो इन 25 प्रकरणों के अंतर्गत जैसे
व्यवहार अध्याय है, इस व्यवहार अध्याय के अंतर्गत जो है कौन कौन से हैं, साधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण है, असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण आ जाएगा, ऋणादान आ जाएगा, वो उपनिधि आ जाएगा, साक्षी प्रकरण आ जाएगा, लेख्य प्रकरण आ जाएगा, दिव्य प्रकरण आ जाएगा, क्रेतानुशय प्रकरण आ जाएगा, अभ्युपेत्य शुश्रूषा, संविद व्यतिक्रम, वेतना अद्युत, संहारव्यय, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य, दाय विभाग, सीमा विवाद, स्वामी पाल विवाद, अस्वामी विक्रय, दत्त प्रदानिक, साहस विक्रिय। ठीक है, इस प्रकार कुल मिला के जो स्ते और स्त्री संग्रह तक है, कुल यहाँ पर 25 प्रकरणों का नाम यहाँ पर लिया गया है। यानी एक सामासिक पद का यहाँ पर निर्माण कर दिया गया है। इस सामासिक पद का निर्माण करके यहाँ पर कुल 25 प्रकरणों का नाम एक जगह कर दिया गया है। अब चूंकि हमें इसका विशिष्ट अध्ययन करना है, तो एक एक प्रकरण का नाम हमें आराम से याद भी हो जाएगा, वो हम आगे वाली कक्षाओं में आराम से देख लेंगे। कुल आचार अध्याय के अंतर्गत सामान्य रूप से हमारे 13 प्रकरण थे, तो इनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आपको ये अच्छे से याद करना है कि ये 13 प्रकरण है, यहाँ सामान्य रूप से हमें ध्यान रखना है। और व्यवहार अध्याय के 25 प्रकरणों का हम शब्दशः अध्ययन करेंगे। इन शब्दशः अध्ययन करने के दौरान इनके जो प्रकरणों के नाम है वो भी हमें याद हो जाएंगे। जैसे पहला साधारण व्यवहार मात्रिका है, दूसरा असाधारण व्यवहार मात्रिका है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रकरणों का अध्ययन शब्दशः करते चलेंगे। अगला जो हमारा अध्याय आता है वह आता है प्रायश्चित कांड, जिसे हम प्रायश्चित अध्याय के नाम से भी जाना जाते हैं। इसमें कुल 6 प्रकरण है बच्चों। ठीक है, तो 13 प्रकरण, 25 प्रकरण और 6 प्रकरण, तो कुल मिला के है ये तीनों अध्याय में 44 प्रकरणों की बात हम कर चुके हैं। इन 6 प्रकरणों के अंतर्गत शौच प्रकरण, आपधर्म प्रकरण, वानप्रस्थ प्रकरण, यति धर्म प्रकरण, प्रायश्चित प्रकरण और प्रकीर्ण। ठीक है, तो ये बाकी के जो 6 प्रकरण हैं इनके नाम कुछ इस प्रकार है। तो आपको सभी को इनके जो हर अध्याय के अंतर्गत आने वाले जो प्रकरण हैं उनका नाम अवश्य याद होना चाहिए, ताकि वहां जो प्रश्न है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने तो आपको वहां से नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो हर कांड के जो प्रकरण है, कुल 44 प्रकरण है, अच्छे से याद होने चाहिए कि 3 कांड है, 44 प्रकरण है, प्रत्येक कांड में कितने प्रकरण है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मूल रूप से आज हमने क्या देखा, मूल रूप से हमने याज्ञवल्क्य की स्मृति के बारे में जाना कि ये याज्ञवल्क्य महोदय से संबंधित है। याज्ञवल्क्य जो महोदय हैं वे, इनके जो गुरु हैं वे कौन हैं, इनके गुरु का नाम आपको पता होना चाहिए। इनके पिता हैं वे कौन हैं। ठीक है, इनका जो समय है, जिसका समय की जो रचना है वह मानी जाती है। इसमें उपलब्ध श्लोकों की संख्या कितनी है, इसमें उपलब्ध कांड कितने हैं, प्रत्येक कांड के अंतर्गत प्रकरणों की संख्या कितनी है, तो ये सामान्य चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जैसा हम देखते हैं कि हमारे को किसका अध्ययन करना है, याज्ञवल्क्य स्मृति। किसका अध्ययन करना है बच्चों, याज्ञवल्क्य स्मृति। इस याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत आने वाले हम 3 अध्यायों में हम विशिष्ट रूप से किसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम प्रथम अध्याय उसको हम नहीं देखेंगे, द्वितीय अध्याय जिसे व्यवहार अध्याय के नाम से जाना जाता है उसका हम विशिष्ट अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तीसरा अध्याय प्रायश्चित अध्याय है, वह भी सामान्य रूप से हम देख लेंगे लास्ट के अंतर्गत। तो पहला अध्याय सामान्य है, दूसरा है विशिष्ट श्रेणी में और तीसरा सामान्य। तो अब हम शुरुआत करेंगे व्यवहार अध्याय की। तो व्यवहार अध्याय में हमने देखा था कि कुल कितने प्रकरण है बच्चों, 25। कितने प्रकरण है, 25। तो इन 25 प्रकरणों का हम शब्दशः अध्ययन करेंगे। लगभग यहाँ पर 25 प्रकरणों के अंतर्गत 300 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 300 श्लोक है। तो इन 300 श्लोकों के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे। अब इस बात को हम जानने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इस व्यवहार अध्याय के अंतर्गत व्यवहार पद से क्या लिया जाता है। ठीक है, तो यह हम देखते हैं कि व्यवहार से क्या लिया जाता है। यदि हम देखें तो यहाँ पर मूल रूप से तो वी और अव उपसर्ग लगाकर रि धातु से यहाँ पर यह शब्द बनाया गया है, लेकिन यहाँ जो अध्याय है, इस अध्याय के अंतर्गत व्यवहार से क्या लिया गया है, तो जब हम आम भाषा में या न्यायालयी भाषा में हम मुकदमे की बात करते हैं, जब हम न्यायालयी भाषा में किसी वाद की बात करते हैं, तो इन दोनों शब्दों का तात्पर्य हम मूल रूप से व्यवहार में लेते हैं। किसमें लेते हैं, व्यवहार। तो अब हम यहाँ पर व्यवहार अध्याय के अंतर्गत देखेंगे कि किस प्रकार न्यायालय में व्यवहारों के तौर तरीकों का वर्णन होता है, लेखों का वर्णन होता है, साक्ष्यों का वर्णन होता है, दाय विभाग का वर्णन होता है, या अलग अलग तरीके के जो वाद आते हैं उनका किस प्रकार से निदान किया जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं उस व्यवहार अध्याय के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी।
तो आज की कक्षा में इतना ही। कल हम व्यवहार अध्याय के साधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण से शुरुआत करेंगे और अध्यायवार शब्दशः इसके क्या करेंगे, इसकी हम व्याख्या करते जाएंगे और आपके नोट्स यहाँ पर आपको बनाते रहने हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी जो सामान्य जानकारी है, सामान्य अध्ययन है किसका, याज्ञवल्क्य स्मृति का, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।